जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी में आज हम लोग कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स का सेक्शन। ये क्लास जो होगा अपने क्लास 8 होगा, क्लास 7 तक आप लोग को अपलोड कर दिया गया है और 1, 2, 3 का आप लोग को एक रिविज़न वीडियो भी दे दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लक्षण खुली अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती है? तो कौन सा एक लक्षण है जो खुली अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती है? खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि कोई देश है जिसका आयात और निर्यात जो है एकदम अच्छे तरीके से चल रहा है प्रत्येक देश से या अन्य देशों से। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है तो कोई देश है जिसका आयात और निर्यात जो है अन्य देशों से बंद है, वो खुद पे निर्भर है। तो ऐसा अभी वर्तमान में कोई भी देश नहीं है जो खुद पे निर्भर है या फिर उनमें बंद अर्थव्यवस्था है। अभी जो है जितने भी देश हैं लगभग सभी देश, लगभग नहीं बोलिए या फिर सभी भी बोल सकते हैं आप, सभी देश जो है वो खुली अर्थव्यवस्था पे निर्भर है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात होना ये तो खुली अर्थव्यवस्था का है। इसमें पूछ रहा है नहीं है, मतलब कौन गलत होगा ये बताना है ना। सकल घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय आय का बराबर होना ये जो है एक बंद अर्थव्यवस्था का लक्षण है, तो यही आंसर हो जाएगा। शेयर बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का प्रभाव ये खुली अर्थव्यवस्था का लक्षण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन खुली अर्थव्यवस्था से संबंधित है। केलदार समृद्धि नियम का संबंध किससे है? केलदार समृद्धि नियम का संबंध किससे है? तो औद्योगिक विकास, उत्पादकता तथा जीडीपी में होने वाले वृद्धि के बीच का संबंध दर्शाता है केलदार समृद्धि नियम। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच का संबंध दर्शाता है फिलिप्स वक्र। आर्थिक विकास तथा आय की विषमता के बीच का संबंध दर्शाता है कुज़नेट्ज़बर्ग। और अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की विभिन्न अवस्थाओं के बीच का संबंध दर्शाता है फिशर एवं क्लार्क दिया था ये नियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो अर्थव्यवस्था का आपको पता होगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वैसे चतुर्थ भी होता है, फिफ्थ भी होता है, लेकिन तृतीयक तक मुख्य रूप से होता है। तो कौन क्या पूछ रहा है कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? निर्माण, विनिर्माण और विद्युत, और फिर ले लीजिए एक गैस, जल आपूर्ति, ये सभी जो है ये सब है द्वितीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। लेकिन भंडारण जो है, भंडारण, सेवा, किसी चीज़ को स्टॉक करके रखना, ये सब जो है ये सब आता है तृतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। पीपीपी मॉडल से विकास में उत्पन्न कठिनाइयां तथा असफलताओं की समीक्षा करने हेतु भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की थी? तो ये विजय केलकर की अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी। कब गठित हुई थी? 2015 में। कब गठित हुई थी? 2015 में। पहले जो है ना, पहले जो निजी कंपनियां थी वो सरकार के साथ मिलना नहीं चाहती थी। इसलिए मिलना नहीं चाहती थी कि वो सोचती थी कि आगे जाके क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। तो लेकिन अब जो है निजी कंपनियां सरकार के साथ मिलती है। क्यों मिलती है? इसका कारण है, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया जिसकी वजह से मिलती है। पहले होता क्या था, जैसे कि 400 करोड़ का कोई रोड बनाना है, 400 करोड़ का कोई रोड बनाना है, तो सरकार निजी कंपनियों को ऑफर कर दी थी कि 200 करोड़ आप दे दीजिए, 200 करोड़ हम दे देते हैं और इस अनुसार रोड बनाएंगे। तो लेकिन ये फिक्स नहीं था कि आगे जाके सरकार का बिहेवियर क्या होगा और सरकार कौन बदलेगी, किस प्रकार से हमारे साथ बिहेव करेगी, हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ये कंपनी पे थोड़ा सा एक बॉदरेशन रहता था। तो इसके लिए जो है निजी कंपनियां सरकार के साथ नहीं जुड़ती थी। लेकिन अभी क्या करता है, जैसे मानिए कि सहरसा से लेकर बेगूसराय के बीच में 400 करोड़ रुपये का रोड बनाना है, तो सरकार पूरा का पूरा रोड जो है अपने पैसे से बना देती है। ठीक है, जब सरकार पूरा का पूरा रोड अपने पैसे से बना देती है, उसके पास जो है निजी कंपनियां से बात करती है कि ये रोड हम बना दिए, इस रोड को हम बेचेंगे, मतलब नीलामी करेंगे, और नीलामी करेंगे या फिर 500 करोड़ या 800 करोड़ में हम आपको देंगे। और रही बात यहाँ से टैक्स वसूलने की, तो टैक्स आप यहाँ पे से जितना भी वसूल सकते हैं वसूल लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्या होता है कि सरकार जैसे 400 करोड़ इन्वेस्ट की और इससे क्या कि मानिए 700 करोड़ में दे दी निजी कंपनियों को। ठीक है, फिर इस 700 करोड़ से दूसरा रोड बनाती है, इस 700 करोड़ से दूसरा रोड बना रही और इससे जो है 1000 करोड़ ले लेगी किसी और कंपनी से, फिर इससे 1000 करोड़ से बना देगी तीसरा रोड। इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ 400 करोड़ एक बार इन्वेस्ट किया गया और उससे देखिए रोड पे रोड बनते जा रहा है। तो ये जो है विकास में काम कर रहा है। तो इसे ही बोलते हैं पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल छोड़ दीजिए या फिर 3P मॉडल भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, जब जनसंख्या की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था के संभावित वृद्धि दर से अधिक हो जाए तो प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आने लगती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जनसंख्या जाल। इसे क्या कहते हैं? जनसंख्या जाल। और प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको निकलेगा प्रति व्यक्ति आय। घिसावट व्यय
किसमें शामिल होता है? तो घिसावट व्यय जो है जीएनपी में शामिल होता है। जहाँ ग्रॉस आ गया उसी में घिसावट व्यय यानी मूल्यह्रास शामिल होगा। मूल्यह्रास उसको कहते हैं जब कोई कंपनी जो है किसी चीज़ का निर्माण करती है, विनिर्माण करती है, तो उस दौरान जो उसके मशीन में जो टूट फूट आती है या घिसावट आती है उसे ही मूल्यह्रास कहते हैं। जैसे मानिए कि कोई आटा चक्की का मतलब कंपनी है या फिर मशीन है और वो कंटिन्यू वर्क करिए और उसका जो फीता होता है वो फीता टूट गया, तो फीता फिर नया लगाएगा ना, तो उस नया फीता लगाने में जो खर्च आ रहा है उसे ही मूल्यह्रास के अंतर्गत रखा जाएगा। आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले ये जानिए कि राष्ट्रीय आय निकालने की कितने विधियां हैं। तो राष्ट्रीय आय निकालने की सिर्फ 3 विधियां हैं। एक है उत्पादन विधि या फिर उत्पाद विधि, दूसरा आय विधि, तीसरा व्यय विधि। उत्पाद विधि आपको पता होगा कि देश में कितने सेवा और वस्तु का उत्पाद हो रहा है। सेवा और वस्तु का जो उत्पाद हो रहा है इसे जब हम ऐड करेंगे या फिर जोड़ेंगे तो इसे ही हम लोग बोलते हैं उत्पाद विधि। ठीक है, इसे ही बोलते हैं उत्पाद विधि। बाकी आय विधि के बारे में पूछ रहा है, इनमें से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? केवल साधन आय जोड़े जाते हैं, हाँ सही है। आय विधि में सिर्फ साधन आय जोड़े जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हस्तांतरण भुगतान को ना जोड़ें। हाँ, हस्तांतरण भुगतान को नहीं जोड़ें। कहने का अर्थ ये है जैसे कि मानिए कि ये एक पिता है, ये एक पुत्र है। ठीक है, क्या किया पिता इस कंपनी से कुछ पैसा लेता है। ठीक है, तो पिता के पास गया और पिता क्या किया पुत्र को दे दिया, तो इससे थोड़ी ना हस्तांतरण किया, इससे थोड़ी ना आय में बढ़ोतरी हो रहा है। वही पैसा इधर उधर घूम रहा है, तो इसमें आय में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। इस पर ध्यान, इसे भुगतान में नहीं जोड़ेंगे आय वृद्धि में। गैर कानूनी क्रियाओं से अर्जित आय को ना जोड़ें। हाँ, गैर कानूनी क्रियाओं से जो भी आय अर्जित होगा उसे भी आय विधि में नहीं जोड़ा जाता है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस वित्त वर्ष की गणना किस वर्ष में कृषि गणना की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम 1970-71 में कृषि की गणना की गई थी और सबसे अंतिम गणना जो है 2015-16 में 10वीं कृषि गणना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था अहस्तक्षेप की सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है अहस्तक्षेप के सिद्धांत का करती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसने दिया था? एडम स्मिथ। इसका कहना था कि आप सरकार जो है वो कोई भी रोक टोक नहीं करे पूंजीवादी लोगों के बीच, मतलब ये जो है जनता और पूंजीवादी लोगों के बीच में रहना चाहिए, ना कि इसके बीच में सरकार पड़े। इसका कहना ये था, तो उसी को कहते हैं अहस्तक्षेप की सिद्धांत। भारत में सकल घरेलू उत्पाद आकलन हेतु समय सीमा क्या रखी जाती है? 1 वर्ष रखी जाती है। अब आप बोलिएगा कि 5 वर्ष 10 वर्ष क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि 1 वर्ष का ही निकालने में सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ जाती है। तो आप सोचिए कि 5 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए क्या किसकी आवश्यकता हो जाएगी, उतना निकालना संभव ही नहीं है। आर्थिक विकास विहीन आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में जन्म देती है। आर्थिक विकास विहीन आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में जन्म देती है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो ये जन्म देगी, किसको जन्म देगी? असमानता को जन्म देगी। और जैसे ही असमानता को जन्म देगी तो भ्रष्टाचार खुद ब खुद जन्म ले लेगा, और भ्रष्टाचार जन्म ले लेगा तो पर्यावरण समस्याओं उत्पन्न होगा ही। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब आप बोलिए कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो पर्यावरण से क्या समस्या है? भ्रष्टाचार जैसे कि नगर पालिका है, नगर पालिका में जो काम करते हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें जो है उनके पैसे को दबा लिया जाए और उनसे काम ना करवाया जाए, उन्हें घर बैठा दिया जाए, तो पर्यावरण में अंतर तो आएगा ही ना। साफ़ सफाई ये लोग नहीं करेंगे, जैसे ही पैसा नहीं मिलेगा साफ़ सफाई नहीं करेंगे, तो अंतर तो आना ही है। नेक्स्ट है, जब भविष्य में होने वाले भुगतान का वस्तुओं के रूप में भुगतान करना होता है, निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? भविष्य में होने वाले वस्तुओं के रूप में भुगतान मतलब कहने का कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, जो आप लोग जानते हैं, वस्तु के बदले वस्तु के बदले वस्तु जो देते थे उसके बारे में चर्चा की जाए। अगर मुद्रा के रूप में हम देंगे भविष्य में तो हमें समस्या नहीं आएगी, लेकिन वस्तु के रूप में देंगे तो हमें समस्या आएगी। अब बोलेंगे कैसे समस्या आएगी? तो इसमें समस्या आएगी जैसे हम किसी व्यक्ति से अभी ले ले रहे हैं, मक्का ले ले रहे हैं, ठीक है, और हम इसको बोल दें कि आगे भविष्य में हम आपको ये वापस करेंगे, और वो बोल रहा है, फिर आगे जब भविष्य में हम जा रहे हैं तो वो जो व्यक्ति है उसके पास मक्का है, वो बोल रहा है मक्का नहीं, हमको कुछ और गेहूँ दे दीजिएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम इस बार गेहूँ नहीं उपजा रहे हैं, हम इस बार मक्का ही उपजा रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी समस्या आ ही जाएगी। तो इससे संबंधित है वस्तु विनिमय जो प्रणाली होती है उसमें भविष्य में समस्या आती है। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वस्तुओं को चुनने की समस्या जिसका भुगतान भविष्य में किया जाना है। हाँ, चुनने की समस्या आ गई कि कौन सी वस्तु लेंगे नहीं लेंगे, इससे संबंधित वस्तुओं की गुणवत्ता, हाँ गुणवत्ता में भी कमी आ सकती है, या फिर कौन सी वस्तु ले रहे हैं जिसका गुणवत्ता अधिक है। वस्तुओं के बाजार मूल्य की समस्या, जो बाजार में अन्य वस्तुओं की तुलना में बढ़ या घट रही है, हाँ बाजार मूल्य पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। मुद्रा की माप में सबसे कम तरलता जो होता है M4 का होता है।
साख नियंत्रण की कौन सी नीति अर्थव्यवस्था में साख की मांग से अधिक प्रभावित करती है? तो साख के मांग से अधिक प्रभावित करती है खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की प्रक्रिया जो है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति की खरीद बिक्री को ही कहते हैं खुले बाजार की क्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरबीआई द्वारा जो है सरकारी प्रतिभूति की खरीद या बिक्री करते हैं। इसी पर नेक्स्ट है, व्यापारिक बैंक किस खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करती है? तो चालू खाता धारक जिसका बिजनेस अकाउंट कहिए या फिर बिजनेसमैन का जो अकाउंट होता है, जो करेंट अकाउंट होता है, उस पर जो है बैंक खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करती है। कहने का अर्थ ये ओवरड्राफ्ट ये होता है जैसे कि बैंक कहती है कि वो बिजनेसमैन को आप चेक काट के दे दीजिए, अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी रहेगा फिर भी हम उसे एक्स्ट्रा पे कर देंगे, फिर आपके अकाउंट में जैसे ही पैसा आएगा हम उसको काट लेंगे, और उसका कुछ मिनिमम चार्ज जो है बैंक लेती है उस अकाउंट से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था साख निर्धारण से संबंधित नहीं है? सेबी जो है साख निर्धारण से संबंधित नहीं है। पूंजीवादी पर नियंत्रण सेबी का काम है, पूंजी बाजार पर नियंत्रण सेबी का काम है। लेकिन स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, फिच ये सभी विदेशी है जो साख नियंत्रण से संबंधित है, क्रेडिट रेटिंग से संबंधित है। कहने का अर्थ यह है कि किसी कंपनी को अगर कोई बैंक पैसा दे रहा है तो वो कंपनी पैसा वापस करेगी या नहीं करेगी, किस प्रकार से उसका बिहेवियर है, कैसा क्या क्रेडिट है, इससे संबंधित ये सब जांच करती है। और भारत से संबंधित कौन सा कंपनी है साख नियंत्रण के लिए? क्रिसिल है, इकरा है, केयर है, ये सब इंडियन कंपनी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी प्रतिभूति पहली बार बेची जाती है तो उसके प्राथमिक बाजार में व्यवहार कही जाती है, सही है, और इसे आईपीओ कहा जाता है। एक बार बिक चुकी प्रतिभूति का पुनः बेचा जाना द्वितीय बाजार की क्रिया है, तो इसे शेयर बाजार में बेचा जाता है, ये भी सही है, द्वितीय बाजार की ही क्रिया है। द्वितीय बाजार का व्यवहार प्रायः व्यापारिक बैंक में, व्यापारिक बैंक नहीं शेयर बाजार में होता है, जैसे अभी जस्ट मैंने लिखा शेयर बाजार में होता है। 1 और 2 सही जवाब है। भारत के संविधान में बजट शब्द का कुल कितने बार उल्लेख है? बजट शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में। बजट के बदले में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय नीति विकास के लिए समाधान के केंद्रीकरण को प्रभावित कर पूंजी निर्माण पर प्रभाव डालती है, सही है। राजकोषीय नीति बैंक दर को प्रभावित कर निवेश बढ़ाता है, ये राजकोषीय नीति नहीं करता है, ये आरबीआई करता है, ये राजकोषीय नीति का काम नहीं, ये गलत हो गया। वह साधनों के आवंटन की क्रिया कार्य कुशलता में सुधार कर अपना प्रभाव डालती है, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसका सही जवाब होगा। केंद्र सरकार के समस्त वित्तीय संसाधनों को क्या कहते हैं? केंद्र सरकार के, जैसे ही केंद्र सरकार आ गया, केंद्र सरकार मतलब सार्वजनिक सरकार आ गया, सार्वजनिक और वित्त की चर्चा की जा रही है तो वित्त, सार्वजनिक वित्त बोल देंगे इसको। संतुलन कीमत ज्ञात करने हेतु क्रय की जाने वाली मांग बराबर होती है, मांग बराबर होती है पूर्ति का, किसका? मांग बराबर होती है पूर्ति का, यानी मांग बराबर होता है विक्रय की जाने वाली पूर्ति के। एकाधिकार बाजार में किसी वस्तु की पूर्ण पूर्ति केवल एक फर्म करती है, केवल एक फर्म करती है, इसलिए एकाधिकार बाजार है, किसी एक फर्म का अधिकार है उस पूरे बाजार पे। कुल आगम मतलब टोटल रिवेन्यू और कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट के बीच अंतर अधिक किस स्थिति में होगा? तो MR बराबर MC, यानी मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट जब होगा, इस स्थिति में जो है सबसे अधिक अंतर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह आय जिस पर देय कर भुगतान नहीं होता उसे कालाधन कहते हैं, सही है। कालाधन के कारण मांग बढ़ने के फलस्वरूप उत्पन्न मुद्रास्फीति में तकनीकी मुद्रास्फीति कहते हैं, ये भी सही है। काले धन से संचालित आर्थिक गतिविधि को समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, लेकिन अभी के वर्तमान मुखिया में इतना क्षमता नहीं है कि वो ले पाए, वहाँ का दबंग जो होता है वो सब वसूल करता है। हाल ही में जल्लीकट्टू महोत्सव की शुरुआत हुई है, इसका संबंध किस राज्य एवं पशु से है? तो जल्लीकट्टू महोत्सव की जो शुरुआत हुई है, जल्लीकट्टू महोत्सव जो है तमिलनाडु में, और इस पशु इसमें सांड होता है। ये जो उत्सव है ये 2000 वर्ष पुराना है। जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो इंडोनेशिया बना है। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। इस समय 4 सदस्य थे, उसके बाद 5वां सदस्य जो है बाद में जाके जुड़ा है, उसके बाद फिर अभी वर्तमान में 10 सदस्य। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? वी नारायणा को। नेक्स्ट है, हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, वर्ष 2025 के लिए इसका थीम क्या चुना गया? तो इसका थीम क्या चुना गया है? विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। हाल ही में किस राज्य ने सिंधु लिपि को पढ़ने या डिकोड करने वाले को $1 मिलियन इनाम देने का घोषणा किया है? देखिए, सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए तमिलनाडु सरकार जो ये घोषणा किया है कि जो इसे पढ़ेगा और रिकॉर्ड करेगा उसको हम $1 मिलियन का इनाम देंगे। जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 85वां, फर्स्ट स्थान पे सिंगापुर है, अंतिम पे कौन है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा।
हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल में आग लगने आपातकालीन घोषित किया गया? लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस जो है उत्तरी अमेरिका का हॉलीवुड बोला जाता है। हॉली जैसे भारत का मुंबई जो है बॉलीवुड है, उसी प्रकार हॉलीवुड है और लॉस एंजलिस। हाल ही में ज्वालामुखी माउंट आबू में विस्फोट हुआ, ये इंडोनेशिया में। जनवरी 2025 में लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब जीता था एड्रियन ब्रॉडरी ने। हाल ही में भारत सरकार ने अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र कब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2029 तक। अभी अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान केंद्र पहले से दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भात्री, और लेकिन भारत सरकार जो है मैत्री-2 स्थापित करने का लक्ष्य रखा है 2029 तक। केंद्रीय रेल मंत्रालय के उत्तरी जोन के तहत कहाँ पर भारत का 69वां रेलवे डिवीजन मंडल स्थापित किया जाएगा? जम्मू में। हाल ही में पहला खो खो विश्व कप 2025 का भारत में आयोजन किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर जो है तेजस तारा है। उपयुक्त दोनों हो जाएगा। शुभारंभ दिल्ली में हुआ है और इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है। 4 जनवरी 2025 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। इस बार का थीम क्या रखा गया? सुलभता को बढ़ावा देना। वर्ष 2025 में गुरु गोविंद सिंह की जयंती प्रकाश वर्ष की स्थिति को मनाई गई, 6 जनवरी को मनाई गई। हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच ब्रिज? तमिलनाडु में। 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई। इसका संबंध है छात्र एवं शिक्षक से। जनवरी 2025 में उत्तराखंड हल्द्वानी ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान वाटिका को स्थापित किया है? तो ये क्या है? महाभारत वाटिका। किस राज्य के धुरमासर गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? यह है छत्तीसगढ़। चर्चा में रही कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक फाइलेरिया मुक्त राज्य बनाने का घोषणा किया? 2027 तक। हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो ये राजस्थान में। राजस्थान में अभी भी लगभग 25% बाल विवाह होता है। हाल ही में विमोचित पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज के लेखक हैं डॉक्टर के.एस. चौहान। हाल ही में किस राज्य में एकता और परंपरा का उत्सव गान नगाई का आयोजन किया जा रहा है? यह है मणिपुर में। हाल ही में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। इस बार का थीम क्या है? इनोवेटिंग फॉर इंडियाज ग्रोथ। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रोएशिया के राष्ट्रपति पुनः नियुक्त हुए हैं जोरान मिलिनोविक। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।